हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। आज हम लोग कुछ फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग फाइनेंस में कुछ एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज द पार्ट ऑफ पॉलिसी रेट। जैसा कि नाम से क्लियर है, पॉलिसी रेट के बारे में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिसी रेट के अंदर आएगा। तो पॉलिसी रेट के अंदर जो आएंगे उसमें आपके बैंक रेट हो जाएंगे, एमएसएफ हो जाएगा और रेपो रेट हो जाएगा। तो जानेंगे हम पॉलिसी रेट के बारे में। पॉलिसी रेट दरअसल वैसे रेट होते हैं जिसपे कि कोई भी बैंक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कर्ज लेती है। यानी कोई भी बैंक अगर आरबीआई से कर्ज ले रही है, इवन शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो पॉलिसी रेट कहलाएगा। जिसमें बैंक रेट हो सकता है, जहां बैंक रेट के बारे में पता है कि ये लंबी अवधि के लिए कर्ज लेती है आरबीआई से। दूसरा, एमएसएफ के बारे में पता है, ये इमरजेंसी विंडो के रूप में एक तरह से कर्ज लिया जाता है। और तीसरा आपको रेपो रेट होता है, जो एक तरह से कहा जाए कि बैंक का मैक्सिमम लैंडिंग जो वो रेपो रेट पे होता है। नॉर्मली रेपो रेट जब भी दिया रहेगा तो हमें इंजेक्ट समझना है। एक समझने के लिए इंजेक्ट हम अगर हम समझे कि इससे एक तरह से बैंकों में एक तरह से पैसा डाला जाता है, और जब हम रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं तो वहाँ पे आ जाता है एब्जॉर्ब आ जाता है। तो ये समझने के लिए आसान है। अगर इंजेक्ट दिया रहे तो आप समझना है कि रेपो रेट है, और अगर एब्जॉर्ब दिया है तो आप समझना है कि रिवर्स रेपो रेट के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हो जाएंगे, ये आपके तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, यानी ऑल ऑफ एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ द नेशनलाइज्ड बैंक। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। जब भी हम शेयर होल्डर की बात करेंगे, यानी सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाती है। लेकिन जब भी हम रेगुलेटरी बॉडी की बात करेंगे तो यहाँ पर आरबीआई जाती है। तो ये चीज़ ध्यान देने की बात है कि जब भी रेगुलेटरी बॉडी की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई होगा। और जब भी एक तरह से कहा जाए कि शेयर होल्डर यानी मालिकाना हक जिसको हम बोलते हैं, शेयर होल्डर की बात आ जाए तो वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ जाएगी। यानी 51% से अगर ज़्यादा स्टेक है तो समझिए वो भारत सरकार के अधीन आता है। और धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे एरिया है जहाँ पे सरकार धीरे धीरे अपने स्टेक को कम करते जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूएएन, यहाँ पे पूछा जा रहा है ए स्टैंड्स फॉर क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बोला जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा पहले। और यूएनए के बारे में जानेंगे। ये 12 अंकों का एक डिजिट होता है, यानी 12 अंकों का 12 अंक का एक डिजिट होता है, जो एक तरह से देखा जाए तो ईपीएफओ जारी करती है। यानी जो प्रोविडेंट फंड होता है उसके लिए जारी किया जाता है। और इसमें प्रत्येक जो भी पीएफ में जमा करते हैं या पीएफ खाता खोलते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपको ईपीएफओ में यूएन नंबर आपको दिया जाए। तो यहाँ पर आपके अकाउंट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग चलते हैं। बीसीबीएफ विद इफेक्ट फ्रॉम, ये कब लाया गया? ये 2006 में लाया गया था। ये आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप जहां ब्रांच नहीं खोल कर रहे हैं वहां पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जिसको बोलते हैं, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, यानी जो आप बैंकिंग मित्र वगैरह देखते हैं वो एक तरह से ये बीसी के अंदर आता है। और बीएफ भी आते हैं। तो ये दोनों आप एक तरह से जहां ब्रांच आप नहीं ओपन कर रहे हैं वहां पे बीसीबीएफ के जरिए आप बैंकिंग बिजनेस दे सकते हैं। और इसका सीधा एग्जांपल आपका जनधन योजना। ये जनधन योजना में के तहत आप बीसीबीएफ के जरिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इस पर एक तरह से कहा जाए तो खर्च भी काफ़ी कम होता है। ये 2006 आपके ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है, हाउ मेनी पिलर्स इन बैसल सेकंड नॉर्म्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है बैसल। आने वाले समय में बैसल के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें बैसल 1, बैसल 2 और बैसल 3 तीनों में डिफरेंसेस क्या है ये भी जानेंगे। बट फिलहाल अभी यहाँ जानना है बैसल 2 के बारे में। बैसल 2 नॉर्म जो वो 3 पिलर स्ट्रक्चर्स पे खड़ा है। और ये 3 पिलर के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला पिलर जो बैसल 1 का होता है वो जिसको बोलते हैं मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है ये पहला पिलर। और दूसरा जो होता है जिसको बोलते हैं मार्केट डिसिप्लिन, ये मार्केट डिसिप्लिन जिसको बोला जाता है। और तीसरा है सुपरवाइजरी सुपरवाइजरी रिव्यू प्रोसेस। तो जनरली ये पूछा भी जाता है कि भाई बैसल सेकंड में जो कितनी पिलर स्ट्रक्चर है और खास करके बैसल सेकंड की शुरुआत कब हुई।
तो नॉर्मली अलग अलग इसके डेट दिए गए हैं, बट ज़्यादातर जगह पे मेंशन किया गया है ये शुरुआत 2008-9 में इसकी हुई थी। 2008-9 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉलीडे अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 आर डिक्लेयर बाय। जो भारत सरकार, या कह सकते हैं कि भारत में जो छुट्टियां घोषित होती है इसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत होती है। और इसे कौन डिक्लेयर करता है? तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकते हैं और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकते। तो ये दोनों ऑप्शन आपका हो सकता है कि भारत में जो छुट्टी होती है वो एनआई एक्ट के तहत ही जारी की जाती है। तो यहाँ दोनों ऑप्शन होगा, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कैन क्रॉस द चेक। चेक को कौन क्रॉस कर सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ड्रॉवर, जो जारी करता है वो कर सकता है, और दूसरा होल्डर भी कर सकते हैं। ये दो जो है चेक को क्रॉस करने का मतलब जो चेक दिए हुए हैं उसके ऊपर आपको इस तरह का डबल क्रॉसिंग करना है, और ये एक तरह से अकाउंट पे ही चेक हो जाएगा। ये आपका अकाउंट पे ही चेक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके ई हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इन विच ऑफ द टूल्स आरबीआई प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एडवांसेस टू द स्टेट गवर्नमेंट। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। यहाँ पे आरबीआई जो है वो शॉर्ट टर्म एडवांसेस यानी लोन एक तरह से देती है स्टेट गवर्नमेंट को। इसके लिए कौन सा मेथड अपनाया जाता है? तो इसको बोलते हैं वेज मीन्स एडवांसेस होते हैं। यानी आरबीआई एक तरह से देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एक तरह से कर्ज देती है शॉर्ट टर्म एडवांसेस के लिए, मतलब इसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए दी जाती है। इसको बोलते हैं WMA, यानी आरबीआई टू गवर्नमेंट हम एक तरह से सीधे रूप से कह सकते हैं। लेकिन जब हम आरबीआई टू बैंक बोलेंगे कि भाई आरबीआई बैंक को जो कर्ज देती है, तो ये आप लोगों को भी पता होगा, इसमें आपको बैंक रेट आ सकता है, MSF आ सकता है और रेपो आ सकता है। तो यहाँ आपके पहले जो ऑप्शंस होंगे वेज मीन्स एडवांसेस होंगे, चूंकि आरबीआई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म एडवांसेस दे रही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, द चार्ज ऑन मूवेबल एसेट कैन बी क्रिएटेड। अब देखिए ऐसे एसेट जो मूव कर सकते हैं इसमें कौन कौन सा आ सकता है? तो प्लेस जो है ये मूव कर सकता है, चूंकि प्लेस का एग्जांपल आपका गोल्ड हो सकता है। हाइपोथेटिकेशन यानी जो व्हीकल वगैरह हम लोग लोन लेते हैं वो भी हो सकता है। लीन एक तरह से देखा जाए तो लीन भी आपको इसके अंदर आ सकते हैं कि ये भी मूव कर सकता है। ये जैसे आपका LIC पॉलिसी है उसके अगेंस्ट अगर आप लोन लेते हैं तो ये लीन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन आ जाएंगे, यानी ये तीनों ऑप्शन जो हो सकते हैं, गोल्ड हो गए, खास करके व्हीकल हो गए, और LIC यानी प्लेस, हाइपोथेटिकेशन और लीन तीनों एक तरह से मोबाइल एसेट्स के अंदर आएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ क्वालिटेटिव टूल्स। बहुत अच्छा सवाल है। दो तरह के आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो तरह के टूल्स होते हैं। एक को बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स और दूसरे को बोला जाता है क्वालिटेटिव टूल्स। तो नॉर्मल जो यूज होता है वो क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आता है, जिसके अंदर आपके CRR आ सकते हैं, SLR आते हैं, रेपो हो सकता है, रिवर्स रेपो हो सकता है, बैंक रेट हो सकते हैं, और ओपन मार्केट ऑपरेशन जिसको OMO भी बोलते हैं। जबकि क्वालिटेटिव टूल्स का मतलब होता है ये स्पेसिफिक एरिया पे फोकस किया जाता है, जैसे डायरेक्ट एक्शन। अगर आरबीआई किसी चीज़ को लेकर एक्शन ले, किसी खास चीज़ को लेकर, तो वो डायरेक्ट एक्शन हो सकता है। मॉडल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो अभी मेंशन भी किया हुआ है। मार्जिन जो रिक्वायरमेंट होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को भी बोला जा सकता है, और खास करके कहते हैं क्रेडिट रैशनिंग भी हो सकती है, क्रेडिट रैशनिंग को भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके आ जाएंगे, मॉडल सॉल्यूशंस आ जाएंगे, यानी ऑप्शन डी है जो क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो आने वाले समय में इसका काफ़ी डिस्कशन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आप उस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से बना सकें। थैंक यू।